तक हम लोग पहला और दूसरा दो मेथड देख चुके हैं किस तरीके से ब्रांच में अकाउंटिंग करते हैं। ये अपना तीसरा मेथड होगा, स्टॉक एंड डेटर मेथड। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं प्रैक्टिस करना है, 3-4 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, बट इसमें बहुत सारा कंटेंट है। लेजर बहुत सारा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे छोटा छोटा लेजर बनेगा बट बहुत सारा, एटलीस्ट 4-5 लेजर तो किसी भी क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। सबसे पहला कि इस तीसरा जो था उसका टाइप। हाँ, ये तीसरा मेथड है, स्टॉक एंड डेटर मेथड। मेथड वाले लिस्ट पे जाइए जहाँ पे स्टार्टिंग में लिखे थे, वहाँ पे देखिए, लिखिएगा। अच्छा नहीं, यस सर। पहला मेथड था अपना सिंपल मेथड या सिंपली डेटर मेथड बोल रहे थे। दूसरा फाइनल अकाउंट मेथड जो कल हम लोग कवर किए। ये तीसरा अपना स्टॉक एंड डेटर मेथड जो आज कवर करेंगे। आज ये खत्म भी हो जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 2 हम प्रैक्टिस कराएंगे, 2 होमवर्क पे रहेगा बस, और कुछ नहीं। फिर होलसेल ब्रांच, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, 5-6 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे कवर करना रहेगा बस। फिर ये आपका खत्म हो जाएगा। ये है आपके लिए डिपेंडेंट ब्रांच के लिए। यहाँ देखिए, डोमेस्टिक ब्रांच वो भी डिपेंडेंट, उसके लिए हम लोग इस मेथड पे अकाउंटिंग करते हैं। फिर अपना कॉन्सेप्ट आएगा एक इंडिपेंडेंट ब्रांच का और दूसरा फॉरेन ब्रांच का। तो इसके बाद फिर 2 ही टॉपिक बच जाएगा अपना होलसेल के बाद, एक इंडिपेंडेंट और एक फॉरेन। नॉर्मली फॉरेन और इंडिपेंडेंट नहीं पूछा जाता है, तो एक बार बस कवर करके रख लेंगे ताकि पता हो, कुछ कुछ आइडिया हो कि होता क्या चीज। क्वेश्चन पूछने का स्कोप बस आज जहां कर रहे हैं, ज्यादा चांसेस है यहीं तक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्टॉक एंड डेटर मेथड, यहाँ पे बहुत सारा लेजर बनाना पड़ेगा, कुछ कुछ नया टाइप का लेजर भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि स्टॉक एंड डेटर मेथड, इस मेथड का जरूरत कब पड़ता है। तो नॉर्मली 2 कारण होता है इस मेथड का जरूरत पड़ने के पीछे। रीजन अगर लिखना चाहें कि क्यों इसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं, रीजन फॉर अडॉप्टिंग दिस मेथड, इस मेथड को क्यों अडॉप्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है, वैलिड रीजन, कि जब ब्रांच बहुत बड़े स्केल पे बिजनेस करता है तभी जाके इस मेथड का जरूरत पड़ेगा। ब्रांच जब बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा होता है, दैट मीन एचओ को बहुत सारा स्टॉक भेजना पड़ेगा ब्रांच के पास, और बहुत सारा सेल भी करने वाला है ब्रांच, डेटर भी बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, जिस कारण से एचओ का एक प्रॉब्लम होगा कि किस तरीके से इस ब्रांच को कंट्रोल करके रखा जाए ताकि कुछ लॉस ना अराइज हो, स्टॉक का चोरी ना हो जाए, स्टॉक लॉस ना हो जाए, डेटर से टाइमली पेमेंट आता रहे, कहीं पे अटके नहीं। तो इन सबको मैनेजमेंट करने के लिए स्टॉक एंड डेटर मेथड बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लेजर बहुत ज्यादा होता है, फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा होता है, प्रोसेस बहुत ज्यादा लगता है हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के पीछे। तो ये तभी अप्लाई किया जाएगा जब ब्रांच बहुत बड़े स्केल पे बिजनेस कर रहा हो। तो आपको ये नहीं देखना है क्वेश्चन में कि ब्रांच बड़े स्केल पे कर रहा है या छोटे स्केल पे, क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई करेगा कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। तो आपको नाम याद रखना है कि स्टॉक एंड डेटर, ये वाला मेथड दिख गया, दैट मीन बहुत सारा यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, वैसा क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस मेथड को अडॉप्ट करने के पीछे, व्हेन ब्रांच ऑपरेट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, जब ब्रांच बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेट करता है अपना बिजनेस, तब जाके इसको, इस मेथड को लगाने का जरूरत पड़ेगा। दूसरा, इट इज adopted to have more control over branch, more control over branch, ब्रांच पे ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल रखा जा सके, दैट इज वाई इस मेथड को अडॉप्ट किया जाए। तो ये 2 प्रायर रीजन है क्यों हम लोग इसको अडॉप्ट करेंगे। अब इसमें होगा क्या, इसमें बहुत सारा लेजर बनाना पड़ेगा। वी हैव टू मेंटेन so many ledgers in this method,
इस मेथड में बहुत सारा लेजर हम लोगों को मेंटेन करना है। जैसे कौन कौन सा? पहला, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्या है? ये वही चीज है जो हम लोग पहले भी बनाना सीखे थे। लास्ट एक दो क्वेश्चन देखे तो कहीं पे हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना के रखे थे, जहां टू ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, बाई साइड पे सेल्स को चढ़ाते थे। क्वेश्चन दिख जाए कहाँ पे है, ये डेटर है, ये ब्रांच है, ये नहीं है। स्टॉक इससे अकाउंट पहले जो फाइनल अकाउंट मेथड किए थे उसमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि वही मतलब बनाना है उस टाइप से? क्वेश्चन का ना रिक्वायरमेंट पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और उसमें आपको सिर्फ लिखा हुआ हो कि प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, बस इतना लिखा हुआ है, तो फिर जब प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट लिखा हुआ है तो आपको क्लियर हो गया कि हमको ब्रांच अकाउंट बनाना है। ब्रांच अकाउंट तो तीनों मेथड के अंदर बनेगा। पहला मेथड पढ़े थे डेटर, उसमें भी बनेगा। दूसरा मेथड पढ़े थे फाइनल अकाउंट, वहां भी बनेगा। अभी तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं, यहाँ भी होलसेल, हर जगह बनेगा। और ब्रांच अकाउंट बनने का तरीका कहीं नहीं बदलने वाला, ना तो पहले मेथड में बदला, ना दूसरे मेथड में बदला, और ना ही आज के तीसरे मेथड में बदलेगा। तो ब्रांच अकाउंट जैसे बनाते वैसे ही बनाएंगे। हाँ, ब्रांच अकाउंट बनाते समय आपको बस एक बार क्वेश्चन ये चेक करना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन में कॉस्ट प्लस 25-20 ऐसा कुछ परसेंट बोला है क्या। अगर है दैट मीन वो इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन बन गया। लोडिंग वाला काम करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व निकालने का काम करना होगा। नहीं तो फिर सिंपल सा है, जो अमाउंट है पुट कर दो। दूसरा तो फिर चीज, ये वो जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बता वो हाँ रहे वो थे वो तब कब? बनाएंगे ना जब आप क्वेश्चन पढ़े और रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ऐसा वर्ड लिखा है ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, तो फिर आपको क्लिक मतलब होना ये चाहिए। बोल देगा हाँ, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन में लाइक रिक्वायरमेंट दिया रहेगा। आप किसी भी क्वेश्चन में देखें ना, लिखा रहेगा, रुक लिखा है। ये नहीं, यहाँ पे था, ये देखिए, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो ऑलवेज क्लैरिफाई करेगा कि आपको कौन सा लेजर बना के देना है। तो बस आपको ये याद होना चाहिए कि वो लेजर पर्टिकुलरली बनता कैसे। अभी आज भी जो हम लोग क्लास करेंगे वहां पे भी लिखा रहेगा कि आपको कौन कौन सा लेजर बना के देना है, बट ये पता होना चाहिए कि वो लेजर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला अपना था ब्रांच का स्टॉक। अभी ऊपर देखे थे क्वेश्चन, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट कैसे बनाएंगे ये देखिए। इधर पहले भी क्वेश्चन में हम लोग स्टॉक अकाउंट बनाए हुए हैं। स्टॉक अकाउंट में कैसे बनाते थे? ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, फिर कितना गुड्स आया टू साइड पे लिखते थे, कितना हम लोग सामान बेच दिए बाई साइड पे, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल, ये दो चीज लिखते थे। फिर अगर हम लोग कुछ सामान लौटा रहे हैं एचओ को, तो वो बाई साइड पे। कस्टमर कुछ हम लोगों को लौटाता है तो या तो टू साइड पे लिखिए या तो सेल से नेट कर दीजिए। वेस्टेज हो गया, पिल्फरेज हो गया, स्पॉइलेज हो गया, तो ये सारा कुछ बाई साइड पे जाता है। तो स्टॉक अकाउंट बनाने के लिए कोई चेंज नहीं है, 100% वही है। इसमें नया कुछ सीखने का नहीं। स्टॉक अकाउंट 100% वही है। बस एक डिफरेंस है कि जब हम लोग स्टॉक अकाउंट पहले के क्वेश्चन में बनाते थे तो अपने पास दो ऑप्शन होता था। या तो स्टॉक अकाउंट को कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन कर लेंगे, सारा फिगर कॉस्ट पे होना चाहिए, या फिर स्टॉक अकाउंट को इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन करेंगे, फिर सारा फिगर इनवॉइस प्राइस होना चाहिए। बट जब हम लोग इधर अपना स्टॉक अकाउंट बनाएंगे इस तीसरे मेथड के अंदर, तो हम लोगों को अगर कॉस्ट प्राइस दे भी देगा ना, तो हम लोग उस पर ब्रांच स्टॉक अकाउंट नहीं बनाएंगे, ऑलवेज इनवॉइस प्राइस पे ही बनाएंगे। तो हो सकता है एमसीक्यू लगा के पूछे कि अगर हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहे हो अंडर स्टॉक एंड डेटर मेथड, तो क्या कॉस्ट पे बनाया जा सकता है इसको ट्रू फॉल्स टाइप से? तो नहीं, इसको कॉस्ट पे नहीं बना सकते हम लोग, इसको सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस प्राइस पे बना सकते हैं। बट यही चीज और किसी मेथड का नाम बोल दे, जैसे पहला हम लोग डेटर मेथड किए थे, दूसरा फाइनल अकाउंट मेथड किए थे, इन दोनों मेथड में किस पे बनेगा, कॉस्ट या इनवॉइस प्राइस या बोथ? बोथ, किसी पे भी बनेगा। बट इस मेथड में ओनली इनवॉइस प्राइस पे बनेगा, ओनली ऑन इनवॉइस प्राइस। तो पहला तो बनेगा अपना ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, दूसरा बनेगा ब्रांच डेटर अकाउंट। ये भी हम लोग पहले बनाए हुए, टू ओपनिंग डेटर, फिर टू साइड पे क्रेडिट सेल लिखना, बाई साइड पे कितना कलेक्शन आया,
डिस्काउंट, बैड डेट, रिटर्न, ये सारा कुछ एडजस्ट करते थे एंड देन फिर हम लोग क्लोजिंग डेटर निकालते थे। तो ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, कोई चेंज नहीं, ये दोनों बिल्कुल वही है जो हम लोग पहले बनाए हुए, कुछ चेंज नहीं है इन दोनों में। थर्ड, ब्रांच अकाउंट, ये भी हम लोग पहले बनाए हुए, हर क्वेश्चन में बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। बैलेंस बीडी लिखो, ओपनिंग डेट में क्या क्या था, फिर कितना गुड्स आया, अगर इसके ऊपर कुछ प्रॉफिट का पोर्शन है तो बाई साइड पे जाएगा, फिर कितना एक्सपेंसेस आया। तो जैसा ब्रांच अकाउंट बनाए हैं बिल्कुल वैसा ही ब्रांच अकाउंट बनेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। तो ये तीन वही अकाउंट है जो अभी तक हम लोग बनाते आए, इन तीनों में कोई भी चेंज नहीं है। अलग से अब हम लोग को क्या सीखना है, हम लोगों को सीखना है ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाना, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना, ये एक नया होगा। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना, ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ही सबसे बड़ा चीज है इस पूरे टॉपिक का, सबसे दिमाग खाने वाला चीज है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना। तो ब्रांच एक्सपेंसेस बनाएंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट बनाएंगे, BEF, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, ये भी नया है बट यहाँ पे कोई खास चीज नहीं है, इजी सा चीज है। एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो ये वही है जो ऊपर हम लोग बनाना सीखे थे, ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये वही। अलग से क्या सीखना है हम लोगों को, ये तीन चीज बनाना सीखना है, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच एडजस्टमेंट, गुड्स इनटू ब्रांच, और सबसे ज्यादा दिमाग खाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट। तो पहले इजी वाला दो चीज कवर करके हटाते हैं, बच जाएगा बस अपना ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एंड गुड्स इनटू ब्रांच, ये दो चीज पहले कवर करके हटाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, ये सब क्या है, ये सब सेम है, तो यहाँ लगा देते हैं, ये तीनों आपका सेम एज वी कवर्ड, जैसा हम लोग कवर करके रखे वैसे ही, कुछ नहीं। हाँ कुछ अलग से पॉइंट आएगा वो हम बता देंगे जहाँ पे बीच में आएगा, ये भी सेम है, ये न्यू टॉपिक है। तो अभी आते हैं हम लोग ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, कितना नंबर है, D नंबर, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंसेस के लिए क्या एंट्री होता है जब हम लोग एक्सपेंसेस को पेड करते हैं, तो टू साइड पे, मतलब एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री बनता है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अगर वो एंट्री को यहाँ अप्लाई करना चाहे तो उसको पोस्ट कैसे करेंगे, ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक है, दैट मीन हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैंक, टू बैंक करके जितना एक्सपेंसेस है वो वन बाय वन नेम के साथ, जैसे टू बैंक रेंट हो सकता है तो अलग, फिर टू बैंक ही लिखेंगे, बट सैलरी होगा तो वो अलग, जितना पे किए वही टू बैंक, अगर कोई अदर ऑफिस एक्सपेंसेस है तो वो, मतलब जिस भी नाम का खर्चा है वो टू बैंक टू बैंक टू बैंक ब्रैकेट में उसका नाम देके लिख देना है। देन इसको बैलेंस करेंगे, इसमें जो कुछ होगा टू साइड पे ही होगा, और इसका जो बैलेंसिंग आएगा बाई साइड में, इसको हम लोग बोलेंगे बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ना थोड़ा सा देखने से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा लगेगा, क्योंकि ब्रांच एडजस्टमेंट में भी जब बनाएंगे हम लोग तो वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ये दो चीज निकालेंगे, बट उसके बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा कुछ भी सिमिलर नहीं है, देखने से सिमिलर लगेगा बट एक्चुअली में है नहीं। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ये सब का सब ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। दूसरा, गुड्स इनटू ब्रांच, DEF, इसको पहले कवर कर लेते हैं, गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट। जब HO ब्रांच को कुछ सामान भेजता है तो वहां पे तीन चीज आता है, पहला तो कितना सामान हम भेजे उसको, दूसरा क्या उसमें से कुछ सामान ब्रांच वापस लौटा दिया क्या, रिटर्न बाय ब्रांच टू HO, वैसा कुछ है तो, और तीसरा गुड्स इन ट्रांजिट। तो जब भी गुड्स इनटू ब्रांच आएगा तो तीन पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या होगा गुड्स इनटू ब्रांच के लिए, कि कितने का सामान
एचओ अपने ब्रांच के पास भेज रहा है, दूसरा क्या उसमें से कुछ भी सामान लौटा रहा है ब्रांच, और तीसरा कि क्या कुछ गुड्स इन ट्रांजिट है, अगर होगा तो उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अब देखते हैं इसका लेजर कैसे बनेगा। गुड्स इनटू ब्रांच, छोटा सा लेजर बनता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। इसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम लोग, गुड्स इनटू ब्रांच आता है तो जर्नल एंट्री क्या होता है उसका, ब्रांच अकाउंट में हम लोग इसको किधर लिखते हैं, टू साइड में, मतलब इसका एंट्री होगा कुछ ऐसा, ब्रांच अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू गुड्स इनटू टू ब्रांच। गुड्स एंड तो गुड्स इनटू ब्रांच में हमको क्या लिखना चाहिए, टू साइड बाई साइड पे, बाई साइड, बाई साइड बाई ब्रांच अकाउंट, लेकिन बट यहाँ पे लिखेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, क्योंकि कितना सामान आया वो हमको स्टॉक के अकाउंट में भी दिखाना है, टू साइड पे दिखाते थे कितना सारा सामान मिला, दैट इज वाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिख, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इसका मतलब है गुड्स रिसिव्ड, कितना गुड्स रिसिव्ड हुआ वो हम लोग ब्रांच स्टॉक करके लिख दिया। इसमें से कुछ हम लोग सामान लौटा भी सकते हैं तो उसको भी हम लोग टू साइड पे लिखेंगे, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। हर जगह ना नाम एक ही दिखेगा, तो आपको क्लैरिफाई रखना है कि मिला होगा तो बाई साइड में, और अगर हम लोग रिटर्न किए होंगे तो टू साइड में, गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, मिला होगा तो बाई साइड में, हम लोग रिटर्न किए होंगे तो टू साइड में। देन यहाँ पे इनवॉइस प्राइस रहेगा आपके पास, क्योंकि सारा अकाउंटिंग ही इनवॉइस प्राइस पे करना है, स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे ही मेंटेन करना है, मजबूरी है। तो यहाँ पे दोनों प्राइसेस इनवॉइस प्राइस का होगा, तो दोनों का जो लोडिंग होगा वो अपोजिट साइड में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, इसका लोडिंग इधर ट्रांसफर करेंगे, नाम अलग रहेगा, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। कॉन्सेप्ट लोडिंग पर मतलब लोड, इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस है तो लोडिंग रहेगा ही, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये है मेरा लोडिंग ऑन गुड्स रिसिव्ड। नाम अलग अलग है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कहीं पे लिखेंगे अपोजिट साइड पे, इसका भी लोडिंग होगा तो इसको भी लिखेंगे बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो नाम अलग नया यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही है, लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न, जो हम लोग सामान लौटाएं उसके ऊपर का कितना लोडिंग बनता है। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं फिर बताते हैं कि इसका बैलेंस क्या होता है। देखिए एग्जांपल कुछ ऐसा है कि एक ब्रांच है, एक एचओ है जो अपने ब्रांच को 5000 का गुड्स के इनवॉइस प्राइस 5000 का गुड्स दिया, सेंड किया, और इनवॉइस प्राइस जो बनता है वो 25% ऑन कॉस्ट के हिसाब से बनता है। तो एचओ कितना सामान भेजा, 5000 का सामान भेजा इनवॉइस प्राइस से, और 25% ऑन कॉस्ट का इनवॉइस प्राइस रहता है। 25% ऑन कॉस्ट मतलब 1/5 लगेगा, और इसमें से ब्रांच 500 का गुड्स लौटा दिया, ब्रांच 500 का गुड्स लौटा दिया। अगर आप एचओ हो, आप सामान खरीदे होंगे एंड देन उसको अपने ब्रांच को प्रोवाइड किए होंगे 5000 के इनवॉइस प्राइस पे। अगर ये पूछे कि आप कितना सामान खरीदे होंगे तो आपका जवाब क्या होगा, आप कितने का सामान खरीदे होंगे? 3500। आप अपने ब्रांच को कितने पे सामान भेज रहे हैं, 5000 की इनवॉइस प्राइस। तो सामान भेजने के पहले खरीदे होंगे आप, तो खरीदने में तो आपका कॉस्ट पड़ा होगा, खरीदने समय इनवॉइस प्राइस तो नहीं लगेगा, खरीदने समय आपका कॉस्ट पड़ा होगा। और कॉस्ट कितना होगा यहाँ पे, अगर 5000 का आईपी है तो कॉस्ट कितना होगा, 4000। दैट मीन आप 4000 का सामान परचेज किए होंगे, इसके हिसाब से ये दिख रहा है। देन फिर
आपका ब्रांच 500 का गुड्स लौटा दिया है आपको, 500 का गुड्स लौटा दिया, दैट यस मीन सर। आपके पास रखा नहीं वो। तो जब ब्रांच, अभी मान लेते हैं आपके पास एक ही ब्रांच है, किसी कारण से डिफेक्टिव होगा या कुछ होगा, वो आपको गुड्स लौटा दिया, तो क्या ये वाला गुड्स आप अपने पास रखे रहेंगे? नो। आप जिससे परचेज करके आएंगे उसको लौटाएंगे, तो वो भी तो यस सर। कॉस्ट प्राइस पे ही जाएगा, वो इनवॉइस प्राइस पे तो नहीं लेगा, कॉस्ट प्राइस पे लेगा। तो इस 500 का कॉस्ट कितना बनेगा? 500 का भी निकाल रहा होगा। 500 का कॉस्ट 100। 400, 100 प्रॉफिट अच्छा होगा। 400 सॉरी। 400, दैट मीन एक्चुअली में आपको परचेज कितना करना पड़ा? 3600। अगर यहाँ पे हम माइनस करें, 4500 का ही सामान हम भेजे हैं, नेट टू नेट बेसिस में हम 5000 का सामान दिए, 500 का सामान लौटा, 3600। तो नेट टू नेट तो हम 4500 का दिए। और अगर इसमें से हम ये अपना प्रॉफिट माइनस कर दे तो यही आंसर बनता है, 3600। तो इसका यस मतलब सर। क्या है कि ये जो ऊपर अकाउंट हम लोग बनाए हैं, इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा ना, ये बात को बताएगा कि ब्रांच कितने का सामान, एचओ कितने का सामान परचेज किया होगा, और वो ऑलवेज कॉस्ट के टर्म पे बताएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो हम लोग एलिमिनेट कर दे रहे हो उल्टे साइड पे लिख के। तो इसका जो भी बैलेंसिंग आएगा, बैलेंसिंग नॉर्मली टू साइड पे ही आता है, बाई साइड पे नहीं जाता है इसका, टू साइड पे बैलेंस आएगा, और ये बताएगा कि कितने का सामान हमारा एचओ परचेज किया होगा। टू परचेज को रिप्रेजेंट करेगा, ये परचेज होगा और एचओ, ये परचेज एचओ किया होगा कितने का। तो ये हुआ दो लेजर आपका। पहला रहा ब्रांच का एक्सपेंसेस, कैसे बनेगा, सारा खर्चा को टू साइड पे टू बैंक करके 1 बाई 1 लिखना है, एंड देन उसका टोटल जो बैलेंस बनेगा बाई साइड पे, उसके लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है। देन फिर गुड्स इनटू ब्रांच में कितना सारा सामान हमको एचओ से मिला, बाई साइड पे लिखेंगे, नाम होगा बाई ब्रांच स्टॉक। इसके ऊपर जो प्रॉफिट का पोर्शन होगा वो टू साइड पे जाएगा, टू ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम से। अगर ब्रांच कुछ सामान लौटा रहा है एचओ को, तो टू साइड पे जाएगा, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जितना सामान लौटाया, और उसका प्रॉफिट वाला पोर्शन बाई साइड पे। प्रॉफिट वाला पोर्शन हमेशा ब्रांच एडजस्टमेंट ही जाता है, बाई ब्रांच एडजस्टमेंट। देन इसका जो बैलेंस होगा वो परचेज को रिप्रेजेंट करेगा, टू परचेज अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट बच गया है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के पहले एक बार ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, फिर हम लोग बनाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, याद कीजिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हम लोग क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले टू साइड पे टू बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक। यस सर। अच्छा, ये कॉस्ट पे बनेगा या इनवॉइस प्राइस पे? इनवॉइस। इनवॉइस प्राइस पे, ये ऑलवेज इनवॉइस प्राइस पे। देन कितना सारा सामान हम लोगों को मिला, वो टू साइड पे लिखते हैं हम लोग, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना सारा सामान ब्रांच को मिला, इनवॉइस प्राइस पे होगा ये टू। अच्छा, ये इनवॉइस प्राइस पे है, तो क्या इसका प्रॉफिट वाला पोर्शन बाई साइड पे लिखना पड़ेगा हमको? यस सर। नहीं, यहाँ नहीं, ब्रांच स्टॉक में नहीं, ब्रांच स्टॉक अच्छा। हमको आईपी पे ही बनाना है। अगर यहाँ पे हम बाई साइड पे प्रॉफिट वाला लिख देंगे तब तो वो कॉस्ट हो जाएगा ना, तो ब्रांच हाँ। स्टॉक में हमको वो चीज नहीं करना है, ब्रांच अकाउंट बनाएंगे वहां पे करना पड़ेगा, स्टॉक में नहीं करना है। लिख देते हैं नोट लगा के, डू नॉट पुट प्रॉफिट पोर्शन ऑन अपोजिट साइड। प्रॉफिट पोर्शन को अपोजिट साइड पे पुट नहीं करेंगे, करेंगे तो दिक्कत क्या हो जाएगा, इट विल बी कॉस्ट मेथड, फिर ये कॉस्ट मेथड बन जाएगा, और हम लोग को तो इनवॉइस प्राइस पे ही बनाना है। फिर कितना सामान हम लोगों को मिला टू साइड पे, सबका सब इनवॉइस प्राइस रहेगा यहाँ पे। देन बाई साइड पे क्या जाएगा, हम लोग जितना सामान बेच दिए वो बाई साइड पे, बाई कैश सेल्स, बाई क्रेडिट सेल्स।
सिर्फ ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट सेल कैसे जाएगा? ब्रांच अकाउंट में क्या बोल रहे हैं? क्रेडिट सेल्स कैसे जाएगा? ब्रांच अकाउंट अभी नहीं बना रहे, अभी हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं। अच्छा, ब्रांच स्टॉक। ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट मतलब गोडाउन का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है माइंड में कि आपके गोडाउन में कितना सारा सामान है, आया गया, वो वाला चीज। तो गोडाउन में आपका हिंट लिख देते हैं यहाँ पे, गोडाउन। आपको याद रखना है गोडाउन के बारे में। गोडाउन में इतना सामान आपके पास पड़ा हुआ होगा ओपनिंग, देन फिर इतना सारा सामान आया होगा, तो इसमें से जितना आप बेचे वो तो निकल गया, क्रेडिट सेल के नाम पे बेचे कैश से, तो उतना सारा सामान निकल गया। देन फिर बाई, हो सकता है ना कुछ वेस्टेज हो जाए, स्पॉइलेज हो जाए, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जो वेस्टेज स्पॉइलेज हो रहा है उस चीज को बोलेंगे नॉर्मल लॉस, बाई नॉर्मल लॉस। इसमें एक टर्म और आएगा अब नॉर्मल लॉस, बट उसको ना अलग से स्पेसिफिक केस करके बताएंगे। दो चीज है जो इसके लेजर का ही पार्ट है, बट उसको अलग से बताएंगे ताकि मोटा मोटी चीज समझ ले, तब वो दो इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट समझे। तो बाई नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, ये आपको पहले से पता है कि इतना डूबेगा ही डूबेगा, इतने का लॉस होगा। जैसे अगर एक बड़े से टैंकर में से 1000 लीटर ऑफ पेट्रोल डाल के कहीं ट्रांसपोर्ट किया जाए, तो नॉर्मल है, कंपनी को पता है कि अगर 100 किलोमीटर इसको ट्रांसपोर्ट भेजेंगे ना, तो 1000 में से 1-2 लीटर का तो वेस्टेज होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप एक बड़ा सा कोई बॉक्स ले और उसमें ढेर सारा पानी, जैसे टैंकर ले लेते, एक टैंकर में बहुत सारा पानी डाल के ट्रांसपोर्ट जा रहा होगा, तो फिर उसको पता है रास्ते में कुछ ना कुछ तो गिरेगा। एक बड़ा सा कोई ट्रक होगा जिसमें ढेर सारा कोयला डाला हुआ होगा, तो उसको पता है कि हम 50-100 किलोमीटर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो गिरेगा। तो जो चीज ऑलरेडी पता है कि इतने का लॉस तो होना ही होना है, 2-4% तो वैसे भी डूबना ही है मेरा, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। देन फिर यहाँ पे जो क्रेडिट सेल लेंगे ये नेट बेसिस पे लेंगे हम लोग, रिटर्न को एडजस्ट करके। या फिर एक ऑप्शन और रहेगा कि आप रिटर्न को टू साइड पे भी लिख सकते हैं, तो भी उसका मतलब वही निकल के आएगा, या तो आप उसको एडजस्ट कर दे या तो रिटर्न को अपोजिट साइड पे टू साइड पे लिख दे, दोनों चीज चलेगा। यहाँ लिख देते हैं हिंट लगा के। और तो दो में से एक काम करेंगे, या तो इसको नेट ले लेंगे और टू रिटर्न बाय कस्टमर। टू साइड पे क्यों लिखते हैं इसको, क्योंकि जब हम लोग सामान बेचे थे तो मेरे गोडाउन से सामान जा रहा था, अभी कस्टमर लौटा दिया तो वो तो लौट के वापस से मेरे गोडाउन में आ गया, आ रहा है, दैट इज वाई बाई साइड पे। जब भी स्टॉक आएगा ना, स्टॉक आएगा तो टू साइड, जब भी स्टॉक जाएगा मेरे पास से तो बाई साइड, बस। देन इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। इसमें दो चीज अभी बाकी है, वो हम लोग आगे थोड़ा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट समझ लेंगे, तब वापस से आके यहाँ पे चढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा नीचे ही रखते हैं क्योंकि आगे हम लोग को दो चीज और इसमें चढ़ाना है। एक और चीज, जब ब्रांच को सामान मिला तो वो टू साइड पे लिखा, अगर ब्रांच ये सामान अपने एचओ को लौटा दे तो किधर लिखेगा, बाई साइड। बाई साइड, क्योंकि स्टॉक जा रहा होगा उसके पास से। बाई गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, इसका जो बैलेंसिंग होगा वो रहेगा बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे हर फिगर इनवॉइस प्राइस पे ही रहने वाला है, हर फिगर इनवॉइस प्राइस पे। कुछ कुछ और यहाँ पे ट्रांसफर करना है, वो आगे समझ लेंगे तब ट्रांसफर करेंगे। तो ये हो गया मेरे लिए मोटा मोटी कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट कैसे बनेगा। अब आते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि वही है सबसे ज्यादा दिमाग लगाने की चीज। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट जो होता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का, वो नॉर्मली जितना रिजर्व होगा, प्रॉफिट का पोर्शन होगा, वो सारा कुछ इंक्लूड करेगा। तो ब्रांच एडजस्टमेंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट जो होगा वो पूरा का पूरा प्रॉफिट वाला पोर्शन, जहां जहां पे होता है प्रॉफिट का पोर्शन, वो सब इंक्लूड करेगा। और दूसरा वाला जो होगा वो एक्सपेंसेस
एंड अदर इनकम को इंक्लूड करेगा। अगर इस चीज को हम यहाँ साइड में लिखें, ब्रांच अकाउंट जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो होगा ये दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट ऑल प्रॉफिट पोर्शन को इंक्लूड करेगा, जहां जहां पे प्रॉफिट होने का है वो सारा कुछ इंक्लूड करेगा। और दूसरा चीज ऑल एक्सपेंसेस एंड अगर कुछ अदर इनकम है तो उसको इंक्लूड करेगा। तो पहले इस पोर्शन का बात करते हैं, कहां पे प्रॉफिट का पोर्शन होता है। याद कीजिए किस किस जगह पे प्रॉफिट का पोर्शन होता है। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक पे। तो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट का पोर्शन हम लोग किधर लिखते हैं, टू साइड या बाई साइड? बाई साइड पे। बाई साइड पे, तो यहाँ पे भी लिखेंगे बाई स्टॉक रेशियो। सिर्फ प्रॉफिट वाला पोर्शन, पूरा ओपनिंग स्टॉक नहीं, ओनली प्रॉफिट वाला पोर्शन लिख देते हैं। यस। प्रॉफिट पोर्शन किसके ऊपर का है ये, ओपनिंग स्टॉक का। और कहाँ पे होता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पे। तो उसको किधर लिखते हैं हम लोग, टू साइड। टू साइड पे। टू और गुड्स इनटू ब्रांच। स्टॉक रिजर्व ये रहेगा मेरा ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ओनली प्रॉफिट पोर्शन, ओनली प्रॉफिट पोर्शन। और गुड्स इनटू ब्रांच, गुड्स इनटू ब्रांच का प्रॉफिट पोर्शन किधर लिखते हैं हम लोग, सिर्फ बाई साइड। ठीक है मेरा प्रॉफिट पोर्शन ऑन सेंट टू ब्रांच, कितना सारा सामान हम लोग ब्रांच को भेजे उसका प्रॉफिट पोर्शन लिख रहे हैं। और कहाँ पे होते हैं, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। उसका टू साइड पे आएगा। यस सर। इस चीज को आप चाहें तो यही वाला चीज भी लिख सकते हैं, गुड्स इनटू ब्रांच उल्टे साइड पे चलेगा, मतलब वही निकल के आएगा। ये क्या है, प्रॉफिट। अगर इसके जगह पे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच के जगह पे आप इस चीज को भी लिख देना, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो भी मीनिंग वही निकल के आएगा। बस अपोजिट साइड है तो वो क्लैरिफाई कर देगा कि ये रिटर्न को रिप्रेजेंट हो रहा हो। प्रॉफिट पोर्शन ऑन गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। अगर कस्टमर रिटर्न किया होगा तो उसका कोई प्रॉफिट पोर्शन निकाल के यहाँ नहीं लिख देना, सिर्फ ब्रांच वाला प्रॉफिट पोर्शन लिखना। और एक जगह पे होता था जिसको हम लोग अब नॉर्मल लॉस बोल रहे हैं, बट नॉर्मल लॉस हम लोग करेंगे बट आगे कुछ समझ लेंगे तब उसका प्रॉफिट पोर्शन उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग। अभी ऊपर अगर देखें तो स्टॉक अकाउंट में हम लोग नॉर्मल लॉस लिखे थे, नॉर्मल लॉस। ये नॉर्मल लॉस हम लोग पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे टू साइड पे लिख देंगे, टू नॉर्मल लॉस। यहाँ कोई प्रॉफिट का पोर्शन नहीं निकालना, होल पूरा जितना है वो पूरा का पूरा नॉर्मल लॉस यहाँ पे आपको चढ़ा देना बिना प्रॉफिट का पोर्शन निकालना। अब नॉर्मल पे निकालते हैं, इस पे नहीं। बस ये हो गया कहाँ पे प्रॉफिट का पोर्शन होता है। इसमें दो चीज अभी भी बाकी है, एक एबनॉर्मल लॉस बाकी है और एक और नया वाला एलिमेंट बाकी है जो कि यहाँ पे भी बाकी है। तो ये दो चीज अभी दोनों जगह पे बाकी है, एक एबनॉर्मल लॉस ब्रांच स्टॉक में भी आएगा और एक और भी नया चीज है सरप्लस बोलते हैं उसको, वो ब्रांच स्टॉक में आएगा। सेम ब्रांच एडजस्टमेंट में भी उन दोनों का इफेक्ट पड़ेगा, अब नॉर्मल लॉस एंड सरप्लस का, तो वो भी समझेंगे। बट अभी थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर वो दो चीज को कवर ना करे तो फिर इसको हम लोग बैलेंस करेंगे और बैलेंस करके जो भी बैलेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो ट्रेडिंग अकाउंट में यूज करते थे, देखने से लगेगा ट्रेडिंग के जैसा बट एक्चुअली में है नहीं। और अगर लॉस है तो बाई ग्रॉस लॉस। तो बैलेंसिंग ग्रॉस प्रॉफिट रहा तो टू साइड पे, लॉस रहा तो बाई साइड पे। और यही वाला चीज फिर नीचे भी जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट है तो बाई साइड पे आएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बाई ग्रॉस
प्रॉफिट बैलेंस, और इधर बैलेंस नहीं लिखते नहीं तो कंफ्यूज हो गए, इधर लिख देते हैं टू ग्रॉस लॉस, अगर ग्रॉस लॉस है तो 2 से। तो ये हो गया मेरा पहला वाला पोर्शन खत्म। देखते हैं क्या लिखे थे हम लोग। ब्रांच एडजस्टमेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक जो सिर्फ कहाँ कहाँ पे प्रॉफिट का रिजर्व है उसी का बात करता है, और दूसरा बाकी इनकम एक्सपेंसेस का बात करता है। तो ये अपना पहला पोर्शन खत्म हो गया कि कहाँ कहाँ पे रिजर्व होता है वो सब लिखो, वो हो गया अपना। अब हमको देखना है इनकम एक्सपेंसेस। तो अभी हम लोग एक ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाए थे, यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंस में जितना कुछ बैलेंस आया था उसको कहाँ ट्रांसफर किए थे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो वही चीज हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे क्या, टू एक्सपेंसेस, जितना एक्सपेंसेस है वो 1 बाई 1 सारा का सारा एक्सपेंसेस यहाँ पे पुट कर देंगे। वापस यहाँ पे अभी भी कुछ बाकी है, वो वही 2 चीज है, अब नॉर्मल लॉस एंड सरप्लस, ये 2 चीज का इफेक्ट। एंड देन इसको अगर हम लोग बैलेंस कर दें तो ये बताएगा 2 नेट प्रॉफिट या 5 नेट लॉस। बैलेंसिंग तो ये रहा, अभी ट्रंकेटेड है, पूरा बना नहीं, ब्रांच एडजस्टमेंट। इसको देखे, और सिर्फ अभी 2 चीज, ये ब्रांच एडजस्टमेंट कैसे बना इसको समझने में दिक्कत है तो पूछिए। अभी इसमें 2 टॉपिक बाकी है, वो भी इसमें ऐड करेंगे, बट पहले इसको समझ लीजिए। ब्रांच एडजस्टमेंट ये एक्सपेंसेस जो ऊपर आया था वो है ना? वही एक्सपेंसेस है। Yes, तो 2 चीज जो बाकी है उस पर डिस्कस करते हैं। जो 2 चीज बाकी है उसमें से सबसे पहले अब नॉर्मल लॉस को समझते हैं। क्या टॉपिक लगाते हैं, स्पेशल आइटम्स। 2 स्पेशल आइटम है अपने पास, पहला अब नॉर्मल लॉस एंड दूसरा ट्रेडिंग सरप्लस। तो पहले समझते हैं अब नॉर्मल लॉस। पॉइंट नंबर ए, अब नॉर्मल लॉस। लॉस 2 टाइप का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस और एक को बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मतलब वो लॉस, उतना लॉस जितना ब्रांच को भी पता था और एचओ को भी पता था कि इतने का तो लॉस होना ही होना। जब एचओ पेट्रोल के टैंक में पेट्रोल भर के भेज रहा था तो एचओ को पता था 5 लीटर तो मेरा वैसे भी वेस्टेज होगा। ब्रांच को भी पता है कि एचओ अगर बोल रहा है 1000 लीटर भेजे ना तो 1000 आएगा नहीं, 2-4 लीटर 5 लीटर तो लॉस रहेगा ही। तो वो नॉर्मल लॉस है। और इस नॉर्मल लॉस के लिए ना कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया जा सकता। मतलब 2-4 लीटर के लिए क्या इंश्योरेंस करवाना, कोई कंपनी इंश्योरेंस नहीं करेगी, तो वो नॉर्मल लॉस है, उसके लिए कोई भी इंश्योरेंस नहीं कर सकता। अब नॉर्मल लॉस के लिए इंश्योरेंस होगा। अब नॉर्मल लॉस उस लॉस को बोलते हैं जो ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस होता है। हम 5 लीटर लॉस के लिए तैयार थे, एचओ को पता था कि हम यहाँ से टैंकर भेजे हैं तो 5 लीटर का तो लॉस नहीं है, 995 मिल जाएगा। लेकिन अचानक से एचओ को पता चलता है कि ब्रांच फोन करके बता रहा है कि इसके पास ओनली 500 लीटर आया, भेजा 1000 था, 5 लीटर के लिए तैयार था, 500 लीटर पहुंचा, बाकी का कहाँ चला गया, वो बन गया अब नॉर्मल लॉस। कुछ भी हुआ होगा, लॉस बाई फायर हुआ हो, लॉस बाई थेफ्ट हुआ हो, लॉस बाई एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, जिस लॉस के लिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं होता उसी को बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस। और इस अब नॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस करवाया जा सकता है। तो पहले दोनों का मीनिंग देखते हैं। नॉर्मल लॉस क्या है, दैट मच
loss for which HO is already prepared। उतना लॉस जितने के लिए HO पहले से तैयार है कि हाँ ये तो होगा ही। फॉर एग्जाम्पल, लॉस इन वेट ऑफ पेट्रोल ऑन ट्रांसपोर्ट। अगर एक जगह से दूसरे जगह हमको ढेर सारा पेट्रोल भेजना हो 100, 200, 400 किलोमीटर, तो कुछ लॉस होगा, उसके लिए आप पहले से तैयार है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर आपका कुछ ऐसा बिजनेस है जहां पे आप ग्लास से रिलेटेड, शीशा से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो आपको पता है कि अगर हम 500 पीसेस ऑफ ग्लास का जार एक जगह से दूसरे जगह हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 4-5 पीस तो टूटना ही टूटना है। उसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, तो वो नॉर्मल है। इसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी इंश्योर्ड। इट कैन नॉट बी इंश्योर्ड। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग इसको जो कॉस्ट ऑफ गुड होता है उसी में ऐड कर देते हैं। वी ऐड इट टू द कॉस्ट ऑफ गुड। वी ऐड इट टू द कॉस्ट ऑफ गुड। सामान के दाम में इसको जोड़ देते हैं। कैसे? अब कैसे जोड़ते हैं ये हम लोग को कंसाइनमेंट के चैप्टर में ज्यादा अच्छे से समझना। अभी बस एक एग्जांपल से देखिए, एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि आप 100 यूनिट सेंड कर रहे हैं और पर यूनिट जो प्राइस है वो 10 रुपीज का बनता है। आप 100 यूनिट भेज रहे हैं और पर यूनिट प्राइस 10 रुपए का है। तो अमाउंट के टर्म में कितने अमाउंट का सामान भेज रहे हैं आप अपने ब्रांच के पास? 1000। 1000 इतने का सामान आप भेज रहे हैं। बट आपको पता है कि इसमें नॉर्मल लॉस होगा कितना? लेट्स से 5 यूनिट का। आपको पता है कि 100 यूनिट में से 5 तो बर्बाद हो गए, नॉर्मल लॉस है। तो आप पता है क्या करेंगे, आप बोलेंगे हम सामान कितने का भेजे, 1000 रुपए का। ये बात सही है, बट ब्रांच कितना सारा यूनिट बेच सकता है? सोचिए तो, ब्रांच कितना यूनिट बेच के आपको पैसा दे सकता है? क्या 100 यूनिट बेच पाएगा वो? नहीं। आपको तो पहले से पता है कि 5 यूनिट का तो लॉस होना ही है। दैट मीन आप पहले से तैयार है कि हम 100 यूनिट भेजे तो 5 लॉस हो जाएगा, बचा हुआ 95 यूनिट ब्रांच बेचेगा और हमको पैसा दे देगा। तो आप जो काउंटिंग करेंगे आप 100 पे नहीं 95 पे काउंटिंग करेंगे। तो आप बोलेंगे मेरे लिए परचेज प्राइस 10 रुपीज का नहीं है, मेरे लिए है परचेज प्राइस थोड़ा ज्यादा, 1000 डिवाइडेड बाई 95, 10.52 इतना। ये हो गया आपके लिए प्राइस पर यूनिट। तो इस तरीके से जो नॉर्मल लॉस होता है उसको वही कॉस्ट में ही एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है, पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ा दिया जाता है। अब अगर आप दोनों तरीके से देखें, आप अगर 100 इंटू 10 किए थे तो 1000 आया था, आप 95 इंटू 10.526 करेंगे तब भी 1000 ही आएंगे। तो बात बराबर है, गया मेरे पॉकेट से 1000 का 1000 ही दोनों सिचुएशन में। बट क्योंकि नॉर्मल लॉस है तो हम बोल रहे 100 यूनिट नहीं 95 यूनिट के हिसाब से देखो 10.526 इतना कॉस्ट पड़ेगा मेरा। तो ये हुआ मेरे लिए नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस होना नॉर्मल सा बात है, इंटीग्रल पार्ट है, बिजनेस होगा तो ये लॉस तो होगा ही। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? अब नॉर्मल लॉस मतलब ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस, जितने के लिए आप तैयार थे उससे ज्यादा हो गया। ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस, इसके लिए नो वन इज प्रिपेयर्ड। नो वन इज प्रिपेयर्ड, कोई पहले से तैयार नहीं होगा इस अब नॉर्मल लॉस के लिए। जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट। तो ये सारा कुछ अबनॉर्मल लॉस का कैटेगरीज रहेगा। अबनॉर्मल लॉस के लिए इंश्योरेंस करवाया जा सकता है। इट कैन बी इंश्योर्ड, इट कैन बी इंश्योर्ड। और क्योंकि हम इस चीज के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं थे,
दैट मीन हम इसको अपने कॉस्ट में एडजस्ट नहीं किए होंगे, तो हम इसको सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे. इट विल बी ट्रीटेड सेपरेटली. इट विल बी ट्रीटेड सेपरेटली. वी कैन नॉट एडजस्ट इट. हम लोग इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोगों को सेपरेटली ट्रीट करना ही करना पड़ेगा. तो नॉर्मल लॉस से एडजस्ट कर देंगे. तो देखिए नॉर्मल लॉस का हम लोग ट्रीटमेंट क्या किए थे, जहां पे स्टॉक अकाउंट बनाए थे वहां पे बाई साइड पे लिखे थे बाई नॉर्मल लॉस, और फिर इसी नॉर्मल लॉस को ब्रांच में टू साइड पे भी लिख दिए, ब्रांच एडजस्टमेंट में टू नॉर्मल लॉस. कहानी खत्म. ब्रांच अकाउंट जब बनाते हैं हम लोग तो वहां नॉर्मल लॉस नहीं लिखते. इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ब्रांच अकाउंट में नॉर्मल लॉस नहीं जाता है, ब्रांच एडजस्टमेंट में जा रहा है. ब्रांच अकाउंट में नहीं जाएगा ये नॉर्मल लॉस, सिर्फ और सिर्फ ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा. अब नॉर्मल लॉस ये ब्रांच अकाउंट में भी जाता है. इस चीज को नीचे लिख देते हैं. नॉर्मल लॉस इज ओनली पार्ट ऑफ branch stock account and branch adjustment account. इसको अलग से ब्रांच अकाउंट में लिखने का जरूरत नहीं है. अब आते हैं या इस चीज को लिख देते हैं. नो एंट्री इज रिक्वायर्ड इन ब्रांच अकाउंट. ब्रांच अकाउंट में अलग से लिखना इसका जरूरत नहीं है, वो एडजस्ट कर देंगे वहीं पे, अलग से नहीं लिखेंगे. अब आते हैं अब नॉर्मल में. इसका अलग से तो ट्रीटमेंट होगा. अब इसका ट्रीटमेंट होगा पहला, अब नॉर्मल लॉस. अब नॉर्मल लॉस इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. अब नॉर्मल लॉस को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. अब नॉर्मल लॉस भी जो होगा वो इनवॉइस प्राइस के टर्म पे होगा, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि इसका कॉस्ट कितना बनता है एंड इसका प्रॉफिट का पोर्शन कितना बनता है. कॉस्ट एंड प्रॉफिट का पोर्शन ये दो पार्ट में डिवाइड करना है. फॉर एग्जांपल अगर अब नॉर्मल लॉस हुआ 200 का एंड 1/5 वाला रेशियो चल रहा हो तो कॉस्ट का पोर्शन कितना होगा, कॉस्ट का पोर्शन कितना, 160. 40 रुपीज का प्रॉफिट वाला पोर्शन होगा. तो हमको सबसे पहले अब नॉर्मल लॉस को ये दो पार्ट में बांटना रहेगा कि कॉस्ट कितना है एंड प्रॉफिट कितना है. अब आते हैं इसका ट्रीटमेंट पे. पहला 200 मतलब आईपी ऑफ अब नॉर्मल लॉस. अब नॉर्मल लॉस का जो आईपी है, इनवॉइस प्राइस है, ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा स्टॉक अकाउंट के बाई साइड में. ये भी तो मेरे लिए लॉस है, दैट मीन जा रहा है मेरे बुक ऑफ अकाउंट से, गोडाउन से जा रहा है. तो यहाँ पे हम लोग जहाँ पे स्टॉक अकाउंट बनाए हैं या बाई साइड पे लिख देंगे बाई अब नॉर्मल लॉस, और इनवॉइस प्राइस पे इसको लिख देंगे. ये भी क्या मेरे पास. फर्दर ये जो हम लोग दो पार्ट में इसको स्प्लिट किए, एक पार्ट निकल के आया कॉस्ट का और दूसरा पार्ट निकल के आया अपना प्रॉफिट का. इसमें से जो प्रॉफिट वाला पार्ट है, प्रॉफिट वाला पार्ट, प्रॉफिट पोर्शन कहाँ पे जाएगा, तो हर जितना भी था उसको हम लोग प्रॉफिट पोर्शन एडजस्टमेंट अकाउंट में लिख रहे थे, ब्रांच एडजस्टमेंट में. तो इसका भी प्रॉफिट पोर्शन अपने को ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखना है. अब नॉर्मल लॉस किधर लिखते थे, याद कीजिए, टू साइड या बाई साइड, बाई साइड. तो उसका प्रॉफिट वाला पोर्शन किधर जाएगा, टू साइड. ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पे आएंगे और इधर टू साइड पे लिख देंगे टू अब नॉर्मल लॉस प्रॉफिट पोर्शन. ये क्या, और दूसरा एक पोर्शन बाकी है. दूसरा पोर्शन किस चीज के लिए, कॉस्ट के लिए, कॉस्ट के लिए.
कॉस्ट पोर्शन, ये भी जाएगा वहीं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ही जाएगा। बट अभी हम लोग ऊपर के साइड पे लिखे थे ना इसको, ये देखिए ऊपर पे लिखे, बट इसको हम लोग इधर नीचे के साइड पे लिखेंगे। टू अब नॉर्मल लॉस जाएगा यहीं पे, बट प्रॉफिट वाला पोर्शन ऊपर एंड कॉस्ट वाला पोर्शन नीचे। कॉस्ट पोर्शन तो कहाँ पे गया ये, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में टू साइड पे ट्रांसफर किया, टू साइड। तो ये हो गया अब नॉर्मल लॉस का पूरा ट्रीटमेंट। अब नॉर्मल लॉस समझने में कहीं कोई दिक्कत? इसके बाद है अपना नेक्स्ट एक टॉपिक सरप्लस। अच्छा, इसमें एक और चीज, अब नॉर्मल लॉस हो सकता है इसका इंश्योरेंस करवाया हुआ हो, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस कैन बी इंश्योर्ड। तो इन केस इट इज इंश्योर्ड, अगर ये इंश्योर्ड होगा तो बदले में इंश्योरेंस कंपनी कुछ तो क्लेम एडमिट करेगी। इंश्योरेंस कंपनी विल पे क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी। और जब इंश्योरेंस कंपनी, अब नॉर्मल लॉस हम बोल रहे हैं लॉस है, और अगर इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे दी तो फिर वो इनकम कहलाएगा। पैसा डूबा और फिर मिल भी गया तो वो इनकम है। उस चीज को हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में बाई साइड पे लिखेंगे। जितना भी पैसा मिला वो ब्रांच एडजस्टमेंट में यहाँ बाई साइड पे आ जाएगा, बाई इंश्योरेंस क्लेम ऑन अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस पे तो मिलेगा ही नहीं, अब नॉर्मल लॉस। तो ये हो गया अपना अब नॉर्मल लॉस का टॉपिक खत्म। बस अब नॉर्मल लॉस में इतना ही। इसके बाद आएगा अपना सेकंड टॉपिक, जो स्पेसिफिक आइटम सेकंड नंबर, ट्रेडिंग सर्विस बी। ट्रेडिंग सरप्लस, इसको स्टॉक सरप्लस भी बोल सकते हैं, या इसको नॉर्मल सरप्लस भी बोल सकते हैं। सबका मतलब एक ही। ये क्या, एक एग्जांपल से समझिए। देखिए यहाँ पे हम लोग स्टॉक अकाउंट बनाए थे। स्टॉक अकाउंट किस वैल्यू पे बना रहे थे, इनवॉइस प्राइस पे, सबका सब इनवॉइस। जैसे अगर ओपनिंग स्टॉक मेरा 100 रुपए का था, 500 का स्टॉक आया, रिटर्न वगैरह भी सब कुछ इग्नोर करते हैं, हम बोल रहे क्लोजिंग स्टॉक मेरा 50 रुपए का बनता है। दैट मीन बाकी सब कुछ इग्नोर करेंगे, जो है सो मेरे लिए सेल है। कितने का सेल किए होंगे हम, कितने का सेल किए होंगे? 550। 100 रुपए का स्टॉक पहले से पड़ा था, 500 का भी एचओ से आया अपने पास, 50 बचा हुआ, दैट मीन 550 का हम लोग सेल किए होंगे। और ये भी इनवॉइस प्राइस ही होगा, क्योंकि हम लोग सब कुछ तो इनवॉइस प्राइस ही लिख रहे हैं। अब याद कीजिए, जब इनवॉइस प्राइस बताए थे तो क्या बताए थे, इनवॉइस प्राइस वो प्राइस होता है जिसके बीच में ट्रांजेक्शन होता है बिटवीन एचओ एंड ब्रांच। इनवॉइस प्राइस उस प्राइस को बोलते हैं जहां एचओ एंड ब्रांच के बीच में ट्रांजेक्शन होता है। अगर ब्रांच और कस्टमर के बीच में ट्रांजेक्शन होगा तो वो इनवॉइस प्राइस नहीं, सेल प्राइस कहलाएगा। अगर दोनों बराबर है, एचओ बोल के भेजा था कि तुम सारा ट्रांजेक्शन 500 पे करना, 500 पे किए, तब तो दिक्कत नहीं, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस दिखने लगेगा। बट अगर एचओ बोल के रखा था कि तुमको 500 पे ट्रांसफर करना है, 500 पे बेचना है, बट हम उससे ज्यादा पे, कम पे तो नहीं बेच सकते थे, ज्यादा पे बेच दिए, 600 पे बेच दिए, तो सेल्स तो मेरा 550 की जगह पे लेट से 650 होता है, तो 650 दिखने लगेगा ना। एक्चुअली में अगर हम 650 पे बेच दिए हो तो फिर हम इनवॉइस प्राइस तो यहाँ नहीं लिखेंगे, हम तो सेल प्राइस चढ़ा रहे होंगे, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल का। तो फिर 100 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड सेल प्राइस, उसको कैसे एडजस्ट किया जाए?
उसको एडजस्ट करने के लिए हमको यहाँ पे वही 100 रुपया चढ़ाना पड़ेगा, यस और नो, समझ के बोलिए। फिर बैलेंस करने के लिए हमको टू साइड पे 100 रुपीज चढ़ाना पड़ेगा, मतलब जो भी डिफरेंस रहेगा बिटवीन सेल प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस वो हमको टू साइड पे चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो यहाँ 550 लिखना था बट हम 650 लिख रहे हैं, तो वो तो डिफर करेगा 100 रुपए से और वो टू साइड पे निकल के आएगा। उसको क्या बोले, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं टू ब्रांच सरप्लस। इसी को हम लोग सरप्लस बोलते हैं। सरप्लस प्राइस पे गुड्स बेच दिया, इसको भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पे। तो सरप्लस क्या है, सरप्लस आने के पीछे का रीजन समझना है। नॉर्मली जब हम लोग स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे, तो सारा आइटम इनवॉइस प्राइस पे ही जाना चाहिए, नो डाउट। ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस, गुड्स एंड इनवॉइस प्राइस, रिटर्न वगैरह सबका सब इनवॉइस प्राइस, अब नॉर्मल लॉस क्लोजिंग सब इनवॉइस प्राइस। इनफैक्ट क्रेडिट सेल एंड कैश सेल भी इनवॉइस प्राइस ही होना चाहिए। क्यों इनवॉइस प्राइस होना चाहिए, क्योंकि एचओ एक प्राइस बोल के भेजा था कि इस प्राइस पे बेचना, तो उससे कम पे तो नहीं बेच सकते। बट कभी कभी ब्रांच का जो मैनेजर होगा वो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे बेच सकता है, प्रॉफिट होगा ना ब्रांच को, क्यों नहीं बेचेगा, लॉस नहीं करवा सकता, प्रॉफिट तो करवा सकता है। तो कभी कभी ब्रांच एक्चुअली में सेल प्राइस जो रखेगा वो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा रख देगा, जिस सिचुएशन में ये स्टॉक अकाउंट मिसमैच होना स्टार्ट होगा, क्योंकि सब कुछ इनवॉइस प्राइस है, ये बीच में कहीं सेल प्राइस आ गई इनवॉइस प्राइस से ज्यादा है। तो जितना डिफर बन रहा है बिटवीन सेल प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस, उसी को बोलते हैं ब्रांच सरप्लस। टू साइड पे जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, और इसको हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट में भी ट्रांसफर करेंगे। अब बोलिए इसका मतलब समझ में आया कि क्या होता है ब्रांच सरप्लस। अब इसका हम लोग मीनिंग लिख लेते हैं, फिर ट्रीटमेंट देखते हैं कि ब्रांच सरप्लस है क्या। लिखते हैं, when goods are supplied by HO to branch at invoice price, branch cannot sell goods at any price below invoice price। इसके नीचे तो नहीं बेच सकता है, बट in case branch sales at a price higher than invoice price, then sale price minus invoice price will be called surplus। इसको हम लोग सरप्लस बोलेंगे कि कितना सेल प्राइस था एंड इनवॉइस प्राइस है सरप्लस। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट पॉइंट, ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, सबसे पहला पॉइंट, ये अराइज कहां पे होगा, स्टॉक अकाउंट में। इट विल ऑलवेज अराइज ऑन ब्रांच स्टॉक अकाउंट। जब हम लोग ब्रांच के स्टॉक अकाउंट को बनाएंगे तभी ये वाला चीज अराइज होगा, किधर, टू साइड। अब हम लोग को इसको कहाँ ट्रांसफर करना है, ब्रांच के एडजस्टमेंट में। तो अराइज हुआ, अब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे ब्रांच के एडजस्टमेंट। तो इसको कैसे ट्रांसफर करें, ये देखिए, एक बार आते हैं ब्रांच के स्टॉक। ब्रांच का स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक किधर लिखते हैं हम लोग ब्रांच पे, टू साइड पे। और इसका जो रिजर्व बनता है वो किधर लिखते हैं, बाई साइड पे। बाई साइड पे। गुड्स इनटू ब्रांच, ये स्टॉक में किधर लिखते हैं, टू साइड, टू साइड। और इसके ऊपर का जो प्रॉफिट पोर्शन बनेगा उसको किधर लिखेंगे, बाई साइड पे, बाई साइड। तो ये जो ब्रांच सरप्लस आया टू साइड पे, इसको किधर लिखना चाहिए, टू साइड या बाई साइड, बाई
बाई साइड पे लिखना, बाय। बाई साइड पे लिखना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर कोई प्रॉफिट वाला पोर्शन नहीं निकालना है हमको, इसको प्रॉफिट का पोर्शन निकालने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग सीधा बाई साइड पे आएंगे यहाँ पे, और ये जो इंश्योरेंस क्लेम वगैरह लिख रहे थे यही बाई साइड पे लिख देंगे, बाई अब नॉर्मल सरप्लस। जो सरप्लस निकल के आया सीधा उठा के बाई साइड पे जितना भी 100 रुपीज निकल के आया होगा 100 रुपीज ट्रांसफर कर देंगे। ये हो गया अपना सरप्लस। इसको ट्रीट करने का एक और तरीका आप देख सकते हैं। एक और तरीका क्या बोलेगा कि इसका जो कॉस्ट का पोर्शन है, आप चाहें तो यहाँ पे निकाले और करके लिख देते हैं, और या तो आप सीधा पूरा का पूरा इनवॉइस प्राइस यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड दूसरा बाई साइड पे अब नॉर्मल सरप्लस करके कॉस्ट को ट्रांसफर करें। अगर इनवॉइस प्राइस ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा इसका प्रॉफिट का पोर्शन, और वो प्रॉफिट का पोर्शन टू साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अगर इनवॉइस प्राइस पे ट्रांसफर जा रहा है तो प्रॉफिट का पोर्शन निकालेंगे, कॉस्ट पे है दूसरा तरीका तो प्रॉफिट का पोर्शन निकालने का जरूरत नहीं है। तो अगर हम लोग इनवॉइस प्राइस पे निकाल रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं टू अब नॉर्मल सरप्लस, जितना भी उसका बनेगा प्रॉफिट। ये हो गया इसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट। अब नॉर्मल सरप्लस या सरप्लस सिंपली एंड अब नॉर्मल लॉस किस तरीके से इन लोगों को ट्रीट करेंगे। एक मिनट, ये टू साइड पे नहीं, ये बाई साइड पे जाएगा। ओपनिंग स्टॉक सारा बाई साइड पे गया था ना, ये भी बाई साइड पे रहेगा, बाई अब नॉर्मल सरप्लस प्रॉफिट वाला पोर्शन। ओपनिंग स्टॉक टू साइड पे था तो उसका स्टॉक रिजर्व बाई साइड पे, गुड्स एंड टू पे था तो उसका बाई साइड पे, तो ये भी टू पे था, इसका भी प्रॉफिट पोर्शन बाई साइड पे। तो इसको दो तरीके से हम लोग करेंगे, या तो पूरा का पूरा इनवॉइस प्राइस लिख दे या तो फिर कॉस्ट लिखें, यहाँ पे इसको आपको प्रॉफिट पोर्शन लिखना होगा। ज्यादा बेहतर तरीका क्या है, ऐसे फॉलो कर लें, कॉस्ट यहाँ पे लिखें और इसका प्रॉफिट पोर्शन यहाँ पे लिखें। अदरवाइज आप एक ही बार जोड़ जाड़ के इनवॉइस प्राइस भी डाल देंगे तो आंसर मैच कर जाएगा, बट वो प्रेजेंटेशन फिर सॉल्यूशन के हिसाब से मैच नहीं करेगा। तो आप प्रेफर क्या करेंगे, प्रेफर ये दो चीज आपको प्रेफर करनी है। इसमें इतना ही, तो इसका ट्रीटमेंट एक बार लिख देते हैं नीचे। ट्रीटमेंट क्या है, पहला तो ये अराइज हो गया स्टॉक अकाउंट में, दूसरा इसको हम लोग ऐसा करें कि दो ट्रीटमेंट लिखते हैं। ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकता है, ट्रीटमेंट नंबर 1, ट्रीटमेंट नंबर 2। ट्रीटमेंट नंबर 1 क्या बोलेगा, पहले 2 लिख देते हैं। 2 बोलेगा कि बाई साइड पे लिख दो, इसमें ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में बाई साइड पे पूरा का पूरा इनवॉइस प्राइस लिख दो, या फिर बाई साइड में ब्रांच एडजस्टमेंट के बाई साइड पे सेकंड पोर्शन पे, नीचे वाले पोर्शन पे, दो पार्ट में बटा हुआ था ना, तो सेकंड वाले पोर्शन में कॉस्ट लिखो और फर्स्ट वाले पोर्शन में सेम बाई साइड पे ही प्रॉफिट लिखो। तो दो में से कोई भी एक चीज करें चलो। तो अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी इसका नोट्स एक दो बार पढ़ के रखे, फिर इसके ऊपर कल क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि क्या है। नोट्स अच्छा। पढ़ के रखेंगे तो दो दो ही क्वेश्चन करना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्मॉल करते हैं, ठीक है, अच्छी हो जाएगी। तो नीचे ही था। हो गया? तो वो जो लिखा है थोड़ा सा ऊपर कीजिए। ये नहीं हाँ बस फिर तो अगर इसका हो गया यस ये नोट्स पढ़ लीजिए। क्लास रिकॉर्ड कर लिए हैं, संजना के लिए प्ले कर देंगे बाद में सामने। चलिए कल इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कल ये वाला चीज होगा। थैंक यू।